ये ज़ैनब अबू हालिब है, गाज़ा की 5 महीने की एक छोटी सी बच्ची। जब वो पैदा हुई थी तो उसका वज़न 3 किलो से ज़्यादा था, लेकिन जब भूख से उसकी मौत हुई तब उसका वज़न 2 किलो से भी कम रह गया था। ज़ैनब की मौत किसी कुदरती कहत से नहीं हुई। जिस बेबी फार्मूले की उसे ज़रूरत थी वो सरहद पार ही मौजूद था, मगर इज़राइल ने उसे अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। We have been banned from bringing in basic supplies, including food and medicine, for over 5 months now. There are literally mountains and mountains of aid waiting here to be delivered to the desperate people of Gaza. इसी साल मई में यूनाइटेड नेशंस ने गज़ा को दुनिया की सबसे ज़्यादा भूखमरी से जूझती जगह कहा। This is starvation, pure and simple. Each day brings harrowing images of women, men and children killed and injured while desperately seeking assistance. एक ऐसी जगह जहां पूरी आबादी यानी 20 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी के खतरे में थे। आज ये सिर्फ खतरा नहीं है, आज गज़ा में भूखमरी की सबसे ख़तरनाक सूरत हकीकत बन चुकी है। तो अब सवाल ये है कि आखिर इज़राइल ने इतने बड़े पैमाने पर फ़लस्तीनियों को भूखमरी की तरफ कैसे धकेला। मगर उससे पहले आइए एक पल रुकें और समझें कि भूख इंसान के साथ क्या करती है, इंसानी जिस्म के साथ, उनके दिमाग के साथ और उन तमाम चीज़ों के साथ जो हमें इंसान बनाती हैं। ज़रा सोचिए, जब आपने किसी दिन खाना नहीं खाया हो, आपके पेट में चुभन हुई होगी, आपने थकान महसूस की होगी, शायद दिमाग सुस्त हो गया हो या आप चिड़चिड़े लगने लगे हों। फिर आपने खाना खा लिया होगा और ठीक महसूस करने लगे होंगे। अब सोचिए, अगर खाना मिलता ही नहीं, न सिर्फ एक दिन बल्कि कई दिनों तक। इसी का नाम है स्टारवेशन और भूखमरी। ये हालत तब शुरू होती है जब बॉडी को इतनी कैलोरीज भी नहीं मिल पाती कि वो अपनी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके, जैसे सांस लेना, खून का बहाव बनाए रखना, जिस्म के ऑर्गन्स का काम करना, यहाँ तक कि सोचने की ताकत भी। पहले 6 घंटों तक हमारी बॉडी आखिरी खाने से बने ग्लूकोज से हासिल एनर्जी पर चलती है। फिर वो बॉडी में मौजूद ग्लाइकोजन यानी उस शुगर को इस्तेमाल करती है जो लिवर और मसल्स में जमा रहता है। ये 12 से 24 घंटे तक चलता है। इस दौरान गुस्सा आता है, दिमाग ठीक से काम नहीं करता, भूख हर सोच पर हावी हो जाती है। 72 घंटों के बाद बॉडी फैट से एनर्जी बनाती है, लेकिन जब फैट भी ख़त्म हो जाता है तो बॉडी अपने ऑर्गन के टिश्यू को ही कंज्यूम करना शुरू कर देती है ताकि जिंदा रह सके। आखिर में बॉडी पूरे सर्वाइवल मोड में चली जाती है, इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एक छोटा सा ज़ख्म भी जानलेवा हो सकता है। यहाँ तक कि सांस लेना भी एक पहाड़ जितना मुश्किल हो जाता है। ये वो हालात हैं जिनमें गज़ा के करीब 1/3 लोग, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, जानबूझकर धकेले जा रहे हैं। कई दिनों तक खाने पीने से महरूम, लगातार बमबारी का शिकार, बार बार बेघर होना और मुकम्मल नाकाबंदी के बीच जीने को मजबूर। और ये सब लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है, ये सब सारी दुनिया की आंखों के सामने हो रहा है। There's chaos, panic. Help us, God, help us, O Arabs. ابنك بده خبزة ما يلاقيهاش بجد ما بدنا نوصفها هي مجاعة. हालांकि सिविलियन आबादी को इस तरह से भूखा रखना इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक जुर्म है, पूरी दुनिया ने इस पर सहमति जताई है कि ये एक वॉर क्राइम है, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और जेनोसाइड का ही एक तरीका है। Children are dying from starvation. Hunger is so severe that desperate civilians are taking the risk of getting killed. And over 1,300 of them have been killed while seeking food, most of them young men and boys desperately seeking to feed their families. 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल ने 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मार डाला।
इनमें कम से कम 175 लोग बम या गोली से नहीं बल्कि भूख से मारे गए, और ये सब इजराइल की नाजायज नाकाबंदी का नतीजा है। उनमें से 93 बच्चे थे। मई की शुरुआत में ही ये साफ हो गया था कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है। यूनिसेफ ने बताया था कि 9000 से ज़्यादा बच्चे अक्यूट मालन्यूट्रिशन यानी ग़िज़ा की शदीद कमी की वजह से अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। I used to be normal. I played and ran like any other child, she says. Those legs she ran with have become shapeless. Her weight now less than half of what it should be. What's left of her once black hair is discolored and falling off. From head to toe, Huda is disfigured by a severe lack of protein. صار معي هذا في الحرب. كنت قبل الحرب محلانة وردة مفتحة. अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा सिस्टम कैसे बनाया गया जो इतने बड़े जुर्म को मुमकिन बनाता है और उसे सज़ा से भी बचा कर रखता है। गज़ा में भुखमरी कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक पूरा मंसूबाबंद सिस्टम और एक बहुत सोची समझी साजिश है, जहां लोगों को जानबूझकर खाने पीने से महरूम रखा जाता है। The motive behind the plan, according to critics, is to force people in northern Gaza to move south to obtain food, but once south, they may never be allowed to return to the north. They say Israel is weaponizing hunger and using humanitarian aid to facilitate the ethnic cleansing of Palestinians. मार्च 2025 में इजराइल ने गज़ा पर फिर से पूरी तरह से नाकाबंदी लागू कर दी। इसका मतलब था कोई एड ट्रक अंदर नहीं आ सकता, सारी सरहदें बंद हैं, खेत तबाह कर दिए गए, फिशिंग तक बैन कर दिया गया। तकरीबन 11 हफ्तों तक गज़ा में एक भी एड ट्रक नहीं जाने दिया गया। Since early March, no food, water, shelter, or medication has been allowed into the embattled territory. Since March the 2nd, Israel has blocked aid flow into the Gaza Strip. I mean, it's getting worse and worse, and it is getting more catastrophic every now and then. For the last 2.5 months, Israel has prevented any supplies from getting in, meaning having to go hungry has become more and more commonplace. फिर 20 मई को सिर्फ 5 ट्रकों को अंदर जाने दिया गया। Trucks carrying baby food, flour and medicines were cleared to cross into the Palestinian territory, well short of the hundreds the UN says are needed every day. To say that this is a drop in the ocean is a clear understatement. Despite Prime Minister Netanyahu's announcement that he was resuming aid, humanitarian aid into Gaza, that doesn't actually appear to be happening. इजराइल ने यूएन एजेंसियों को भी मदद पहुंचाने से रोक दिया और बहाना ये बनाया कि हमास उस एड पर कब्जा कर लेगा। Last time I checked, hundreds of trucks that went into Gaza with food, which some of it will be pilfered. There's no way to get around that. Will be looted by Hamas. Hamas created this problem. मगर इस बारे में कोई सबूत पेश नहीं किया। फिर एड पहुंचाने की जिम्मेदारी एक नए प्लेयर को दे दी गई, नोटोरियस गाजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जो इजराइल की मदद से बनी और अमेरिका की सपोर्ट से चलती है। अब ज़रा सोचिए, असलियत में ये सिस्टम कैसे दिखता है। जीएचएफ ने 20 लाख से ज़्यादा लोगों के लिए सिर्फ 4 डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स लगाई हैं और हर एक साइट एक मिलिट्री जोन के बिल्कुल पास है। जब हज़ारों लोग एक साथ खाना लेने वहाँ इकट्ठा होते हैं तो इजरायली फौज और अमरीकी कॉन्ट्रैक्ट फोर्सेस उन पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। The GHF opened these points about 5 to 6 weeks ago, and it's literally a death trap. It's only a cage where people are not allowed to reach the food, the very limited food parcels and boxes, until the GHF opens the fence for them. So they enter with hundreds of thousands of them to only limited boxes, fighting on these boxes, and also being shot. एक विसल ब्लोअर जो जीएचएफ के साथ जमीन पर काम कर रहा था, Anthony Bailey Aguilar, 43 years old. I'm a retired US Army officer. उसने बाद में सामने आकर ये बताया, I believe that the Gaza Humanitarian Foundation is
is complicit in war crimes. On the 29th of May at site number 4, UG contractors opened fire on a crowd of Palestinians leaving the site. And there was catcalling and celebrating it. I think you hit one. They were cheering. The bullets were being fired by a UG Solutions contractor in the southern tower of site number 4, a fully automatic machine gun. He was spraying in bursts. And the second shooter was a UG Solutions contractor who was standing on a berm, firing with his individual rifle on fully automatic into the crowd as well. What they characterized as warning shots. But these shots were being fired at the feet, over the heads, and into the crowd of the departing Palestinians. लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। और भी खौफनाक हकीकत सामने आई। जून में गज़ा के गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने बताया कि GHF के बांटे गए आटे के थैलों में नशीली गोलियां मिली, जिनमें ऑक्सीकोडोन जैसी खतरनाक ड्रग्स शामिल थीं। Israel is secretly poisoning Gaza's starving civilians by hiding deadly Oxycontin drugs in flour bags. As this photo is going around, pictures of the alleged Oxycontin pills found in these flour bags. नाकाबंदी के बावजूद, और वो भी एक ऐसे वक्त जब वर्ल्ड लीडर्स ने या तो फ़लस्तीनियों से मुंह मोड़ लिया है या वो किसी न किसी शक्ल में उनके जेनोसाइड में शामिल हैं, तब सिविलियन जहाज़ों से बच्चों के लिए दूध और दवाइयाँ लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इजरायली फ़ौज ने वो भी जब्त कर लिया। हालांकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक एड पहुंचाना एक प्रोटेक्टेड राइट है। We have been intercepted and kidnapped in international waters by the Israeli occupational forces or forces that support Israel. और वो एड जो हवा से गिराई जाती है न सिर्फ नाकाफी है बल्कि खतरनाक और जिल्लत आमीज भी है। 15-year-old Muhannad Eid went on the mission to collect food for his family. Instead, the teenager was crushed by a parachute aid pallet near the Netzarim crossing in Nusrat. गज़ा में सिर्फ ये नहीं कि वहाँ एड पहुँचाने से रोका जाता है, बल्कि एड को फ़लस्तीनियों के खिलाफ एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। All the population of Gaza is squeezed into only 20% of the Gaza Strip, means that either these airdrops are falling in extremely populated areas, they're dangerous, they have fallen on tents, people have been injured, or they fall in the so-called designated combat zones, where if people go towards them, it's extremely dangerous as well because they're at risk of being shot at by the Israeli forces. On top of that, there is zero way of organizing or controlling what happens when these packages fall. Of course, people run desperately towards them and chaos breaks out. And this is like the most undignified way of getting food assistance to people. लेकिन ये भुखमरी के जरिए की जा रही जेनोसाइड का मंसूबा आज का नहीं है। 2006 में ही इजरायली प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार डॉव वाइसग्लास ने असल मंशा साफ कर दी थी। मंसूबा ये है कि फ़लस्तीनियों को डाइट पर रखा जाए, लेकिन इतना नहीं कि वो भूख से मर जाएं। ये सिर्फ खाली अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक कोर्ट के ऑर्डर पर जारी हुए दस्तावेज़ में खुलासा हुआ कि इजरायली अफसरों ने बाकायदा बैठकर ये हिसाब लगाया कि गज़ा के हर इंसान को कितनी कैलोरीज दी जानी चाहिए ताकि वो सिर्फ ज़िंदा रह सकें। यानी ये सब अचानक नहीं हो रहा है, ये सब पहले से ही तय किया गया है। एक पूरा सिस्टम चाहिए होता है इसको मुमकिन बनाने के लिए, और एक ग्लोबल ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है ताकि ऐसा चलता रहे। अमेरिका हथियार भेजता है और परमानेंट सीज़ फायर के हर अपील पर वीटो लगा देता है। यूरोपीय ताकतें सिर्फ बयान जारी करती हैं। फिर उसी इजराइल से हथियारों के सौदे भी जारी रखती हैं। अरब हुकूमतें इजराइल से रिश्ते नॉर्मलाइज करती हैं और फ़लस्तीन से अपनी नज़रें फेर लेती हैं। जब भूख एक सोची समझी साजिश बन जाए तो हर खामोशी, हर देरी उस जुल्म को जिंदा रखने का ईंधन बन जाती है। जेनोसाइड सिर्फ उन कामों से नहीं होता जो किए जाते हैं, बल्कि उनसे भी जो जानबूझकर नहीं किए जाते हैं।